हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द यूएन मैटर्स एज अ सिंबल ऑफ पॉसिबिलिटी जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बोलते हैं कि 80 ईयर्स हो गए जब डिवास्टेटिंग वॉर दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुए थे। उसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री पे जो नेशंस हैं वो एक साथ आई और जो यूनाइटेड नेशन है उसको बनाई सो दैट वो प्रिवेंट कर सके फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और प्रमोट कर सके ह्यूमन डिग्निटी को लेकर के। यूनाइटेड नेशन जो कि बॉर्न हुआ था ट्रम्प से नहीं लेकिन ट्रेजेडी से, मतलब कि कोई विक्ट्री के कारण इसको नहीं लाया गया था बट ट्रेजेडी के कारण लाया गया था। अब ये जो मोन्यूमेंट है वो पावर के लिए नहीं बना था बट एक मैकेनिज़्म था, पीस लाने के लिए बना था। कहते हैं मैं जिसने यूएन पे सर्व किया 1978 से 2000, यानी कि जो शशि थरूर हैं वो कहते हैं कि मैंने जब इस सर्व किया तो मैं विटनेस किया है फर्स्ट एंड इवोल्यूशन कोल्ड वॉर से बैटल ग्राउंड, जो कोल्ड वॉर का जो बैटल ग्राउंड था उससे पोस्ट कोल्ड वॉर जो लेबोरेटरी ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए बन रहा था वो सब मैंने देखा है। यूएन भले फेल कर गया था, फ्लैट फाइटर यानी कि रवांडा में फेल कर दिया था, सेब्रेनिका में फेल कर दिया गया था, लेकिन और कुछ ओकेशंस जैसे कि ईस्ट टाइमूर और नामीबिया वगैरह पे ये राइज किया और बोलते हैं कि मैंने स्ट्रगल देखा है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के इस चीज़ों के अंदर भी यूनाइटेड नेशन के अंदर। फिर भी यूनाइटेड नेशन जो है वो परसिस्ट कर रहा है और अपना मिशन चला रहा है सो दैट वो फीड कर सके हंग्री लोगों को, शेल्टर दे सके डिस्प्लेस्ड लोगों को और अपना वॉइस लेस लोगों को वॉइस दे सके। यूनाइटेड नेशन जो है वो परफेक्ट नहीं है बट ना ही इसको बनाया गया था परफेक्ट बनने के लिए। 80 साल हो गए यूनाइटेड नेशंस जो है वो अभी डिज़ाइन किया गया था सो दैट जो चेंज अब मतलब जिस वर्ल्ड को सर्व करने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया था वो अब चेंज हो गया है। बोलते हैं बाइपोलर ऑर्डर था 1945 के टाइम पे बट अमेरिकन को फिर वो वे फॉरवर्ड दिए यूनिपोलैरिटी का। उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए कंट्री के और मल्टीपोलर लैंडस्केप बन गया। नए पावर्स जो हैं वो इमर्ज करने लगे, जो ओल्ड अलायंस है वो टूटने लगे, जो ट्रांजिशनल चैलेंजेस हैं वो भी आने लगे जैसे कि क्लाइमेट चेंज वगैरह, साइबर वॉरफेयर जैसे चैलेंजेस अब आ रहे हैं। शिफ्टिंग ग्लोबल लैंडस्केप जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे स्ट्राइकिंग ट्रांसफॉर्मेशन अभी रिसेंट ईयर पे जो आ रहा है कि पोस्ट वॉर के बाद पे कंसेंसस नहीं बन रहा है लोगों के बीच, कंट्रीज़ के बीच पे, जैसे कि ईरान और इजराइल की ही देख सकते हो एग्जाम्पल। और जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था सो दैट वो लिबरल इंटरनेशनलिज्म अब इस ट्रेंड के टाइम पे ला सके, थोड़ा जो सॉल्व करवा सके, वो भी ऑथोरिटेरियन रिजीम के ही द्वारा नहीं बट साथ में जो डेमोक्रेसी है उनके द्वारा भी तोड़ा जा रहा है। और जो मल्टीलेटरलिज्म जो था वो अब सस्पिशियस के वे पे ज़्यादा देखा जा रहा है, ना कि नेशनलिज्म के तौर पे देखा जा रहा है, जो कि एक तरीके से पहले फोर्स था लिबरेशन का मल्टीलेटरलिज्म, अब एक तरीके से और ज़्यादा कजल अगेंस्ट कॉपरेशन हो गया, यानी कि एक स्टिक हो गया है, कॉपरेशन के अगेंस्ट जाता है मल्टीलेटरलिज्म, ऐसा लगता है अब इनको। सिक्योरिटी काउंसिल जो बनाया गया था वो अभी कुछ टाइम से फ्रोजन पे है और रिफ्लेक्ट करता है ये पावर डायनामिक्स जो यानी कि पावर चेंजेस जो आ रहे हैं 1945 से, और जो रियलिटीज़ है अभी 2025 के कारण सिक्योरिटी काउंसिल अभी फ्रोजन ही है। और जो रिफॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल उठ रहा है, डिमांड उठ रहा है, स्पेशली कंट्रीज़ जैसे इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के द्वारा। और वो सही भी है क्योंकि उनको सीट मिलना चाहिए, टेबल जो सीट है वहाँ पे यूएन पे मतलब परमानेंट सीट मिलना चाहिए ग्लोबल स्टैंडिंग पे। इंडिया क्योंकि एग्जांपल देते हैं, फिर अगेन मतलब एग्जांपल टाइप का ही दे रहे हैं। इंडिया का केस अगर देखें हम तो ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इस नेशन का और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री की, जो मेजर कंट्रीब्यूटर भी है हमारा कंट्री यूएन पीस कीपिंग में। तो हमको परमानेंट मेंबर सीट तो मिलना ही चाहिए। और हम राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, इंडिया एम्बॉडीज करता है अपने स्पिरिट यूएन चार्टर को लेकर के, फॉलो करता है यूएन चार्टर का जो है जो भी रूल्स है। डिस्पाइट इसके बाद भी हम परमानेंट मेंबरशिप के बाहर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत। एक जो ग्लैनिंग एनोमली आ रहा है यानी कि डिफरेंट टाइप का आ रहा है प्रॉब्लम, वो काउंसिल के लेजिटिमेसी और इफेक्टिवनेस को लेकर के आ रहा है, वो अच्छे से हो नहीं पा रहा। भले इस यूएन में बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स ऑथर कहते हैं बट एक वाइटल रोल प्ले करता है ये ग्लोबल अफेयर्स को लेकर के। जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज है इसकी जैसे कि यूएनएचसीआर, वर्ल्ड हेल्थ फूड प्रोग्राम वगैरह, और जो यूनिसेफ है वो डिलीवर करते हैं लाइफ सेविंग एड कॉन्फ्लिक्ट जोन पे और डिज़ास्टर स्ट्रिकन रीजन पर पे। तो पीस कीपर्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत स्मॉल स्टेबिलिटी ले आते हैं, फ्रेजाइल स्टेट पर पे बहुत जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पे दिक्कत होता है तो उसको पीस कीपर सॉल्व
करते हैं, ये सब इनका काम है, इसको बताते हैं। तो कुछ अचीवमेंट तो ज़रूर है डेफिनेटली। यूएन जो है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस यानी कि रूल बेस्ड इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश करता है और वो बहुत अच्छे से करता है। और ये एक काफ़ी अंडर एप्रिसिएटेड एसेट्स है। भले ही ये डिक्लेरेशन और ट्रीटीज़ और जो रिजोल्यूशंस लाया है वो हेल्प किया है सेव करने के लिए ग्लोबल नॉर्म्स को और ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वेलिटी ये सब बनाने की कोशिश की है। जो यूनाइटेड नेशंस का नॉर्म्स था, उन्होंने एसडीजी गोल्स भी लाए थे जिसको अडॉप्ट किया गया था 2015 पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है कितना ज़्यादा बोल्ड विज़न है इस यूनाइटेड नेशंस का इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के और प्लानिटरी स्टीवर्डशिप्स को लेकर के, यानी कि प्लानिटरी भाईचारा को लेकर के। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस का एबिलिटी है सो दैट वो एक्ट कर सके, वो हमेशा कॉन्स्टेंट पे रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर स्टेट्स जो सर्व करते हैं इसको, वो अभी पावरफुल नेशंस के अंदर इंटरनेशनल लॉज को ओबे नहीं कर रहे, फ्लॉट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं अपने वीटोज़ वगैरह पावर को बचाने के लिए, जो उनके एलाइज वगैरह है उनको बचाने के लिए। यूएन जो है वो एक तरीके से लेफ्ट हो गया है, हेल्पलेस हो गया है यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि पावरफुल नेशंस इसका गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यूएन जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक मिरर है जो वर्ल्ड को दिखलाता है, दर्शाता है और रिफ्लेक्ट करता है जो डिफरेंसेस और इनइक्वालिटीज़ हैं उसको लेकर के। आगे जो टॉपिक है उसके बारे में बोलते हैं, जो चैलेंजेस है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के। जैसे कि इंडिया पे फॉरेन पॉलिसी जो है वो लॉन्ग एम्फेसाइज किया है सॉवरेनिटी को लेकर के और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के, और रजिस्ट किया है हमने किसी भी कंट्री के साथ अलाइनमेंट नहीं दिखाया है, कोई सिंगल पावर ब्लॉक के साथ हमने अलाइनमेंट नहीं दिखाया है। और जो ये अप्रोच है वो ज़्यादा रिलेवेंस मिला है, इसको रिन्यूड रिलेवेंस मिला है अभी के टाइम पे। वर्ल्ड जो है वो ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन के द्वारा बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो गया है, क्योंकि उन लोग के बीच पे लड़ाई चल रही है ग्रेट पावर के लिए, और इंडिया जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है अपना सिर्फ रीजनल इंटरेस्ट, बिना कोई राइवरीज बनाए यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया को के बीच में नहीं फंसना चाहता इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली कॉल किया है रिफॉर्म को लेकर के, जो कि रिफ्लेक्ट करता है जो कॉन्टेम्प्ररी रियलिटीज़ है वो बदल रही है, और वन जो मियरली पावरफुल प्रिंसिपल्ड है उसके बेसिस पे होना चाहिए। कहता है इंक्लूसिविटी और रिप्रेजेंटेटिव सबको मिलना चाहिए, जो मेंबर्स डिज़र्व करते हैं इसको। जो करंट सिस्टम है वो सेव किया गया था पोस्ट वॉर हायरार्कीज़ के बेसिस में, जो कि अब चेंज हो गया है, डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स भी चेंज हो गया है, और जो इनइक्विटेबल और अंडर रिस्पॉन्सिव डाइवर्स प्रोस्पेक्टिवनेस के लिए है बोलते हैं। फिर एक कहते हैं कि जो रीइमेजिंग ग्लोबल ऑर्डर है वहाँ पे हमें एम्ब्रेस करना चाहिए प्लूरैलिटी को, सिर्फ पावर के बेसिस पे नहीं बट जो एक्सपीरियंस और वॉइस है उसके बेसिस पे भी। और इंडिया का विज़न जो है वो डोमिनेंस लाने का नहीं है, हम डोमिनेट नहीं करना चाहते, बट हम एक डिग्निटी दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को, जहाँ पे सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा, कोऑपरेशन को वैल्यू किया जाएगा और इंस्टीट्यूशंस को सेव किया जाएगा बहुत लोगों के द्वारा, सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा मिल करके नहीं। सो अब क्या करना चाहिए इसके बारे में बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो ये कर सकते हैं, आंसर देते हैं कि यूएनएससी पे हमको रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, जो कॉन्टेम्प्रेरी रियलिटीज़ है उसको रिफ्लेक्ट करवाने की ज़रूरत है यूएनएससी से, सिर्फ एक मैटर ऑफ इक्विटी को लेकर के ही नहीं बट एक मैटर ऑफ एफिशिएंसी को लेकर के भी, जैसे इफिशिएंसी है यूएनएससी पे। यूएनएससी जो एक्सक्लूड करता है की स्टेक होल्डर्स को, वो होप नहीं कर सकता कि लेजिटिमेट और रियल रिजल्ट दे पाए, इसलिए उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सेकेंड, जो यूएन है उसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है एजिलिटी पे। वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग क्राइसिस जो आ रही है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है यूएन के द्वारा, और रिस्पॉन्सिवनेस दिखाने की ज़रूरत है और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग्स वगैरह को एम्पावर करने की ज़रूरत है, जो फील्ड ऑपरेशन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ में एम्ब्रेस यानी कि बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जो डिजिटल टूल्स है उसको, और इसेंशियल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। थर्ड चीज़ बोलते हैं यूएन को रिक्लेम करना चाहिए जो मोरल वॉइस है उसको लेकर के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, पोलराइजेशन होते जा रहा है, तो यूएन की जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए ट्रूथ बोल पाए, वो झूठ मत बोले, और जो पावर है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, और सो दैट वो अपहोल्ड कर सके यूनिवर्सल वैल्यूज़ और डिफेंड कर सके जो वल्नरेबल्स हैं उनको लेकर के, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोग को सेव करना, और इसके लिए करेज की ज़रूरत है। फाइनली जो मेंबर स्टेट है उनको रिकमिट करने की ज़रूरत है यूएन के मिशन को लेकर के, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शन नहीं कर सकता बिना पॉलिटिकल विल के या फिर बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के। बोलते हैं कि इनको चैंपियंस की भी ज़रूरत है, सिर्फ क्रिटिक्स से इसको क्रिटिसाइज बस करने की ज़रूरत नहीं है, चैंपियंस लोगों की भी ज़रूरत है, पार्टनर्स
जैसे कि बहुत सारे पार्टिसिपेट्स करते हैं वो बजटरी शॉर्टफॉल्स कर रहे हैं अभी, जैसे कि अभी डिफ़ॉल्ट किया गया यूएस के द्वारा और उसके कुछ बहुत सारे ड्यूज़ हैं वो भी नहीं दिए गए और वो फोर्स किया सेक्रेटेरिएट्स को सो दैट वो इम्प्लीमेंट कर सके। पेनफुल स्टाफ रिडक्शन करने की ज़रूरत पड़ी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत और फ्रीज़ कर दिया गया, वहाँ पे हायरिंग वगैरह नहीं हो रहा है और ये एक तरीके से कोर प्रोग्राम्स का दिक्कत बन गया है ये। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है, अ मैंडेट फॉर द फ्यूचर एज अ रिन्यूएबल रिफॉर्म्स, जो है उस टॉपिक पे बात करते हैं। यूएन जो है वो एक ट्रेडिशन की तरह पे नहीं निकला था, ना ही पनिशमेंट की तरह पे निकला था। ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है यूनाइटेड नेशन, जो रिफ्लेक्ट करता है हमारे कलेक्टिव एस्पिरेशन को, जो कॉन्ट्रडिक्शंस है उसको सॉल्व करने के लिए दिखलाता है। इसके जो फेलियर्स हैं वो रियल हैं, बट इसके जो अचीवमेंट है वो भी बिल्कुल माननीय है। बोलते हैं कि मैंने अपना पूरा एडल्ट लाइफ सर्विस दिया है यहाँ पर और मैं कन्विंस्ड हो गया यूनाइटेड नेशंस के मैटर्स को देख करके कि हाँ वो काम तो करते हैं और ये मैटर करता है। रेफ्यूजी सीकिंग शेल्टर वगैरह दिलवाता है, पीस कीपर्स जो हैं गार्ड करते हैं, डिप्लोमेट नेगोशिएटिंग और फ्रेजाइल ट्रूस पे भी प्रॉब्लम जो भी आती है, ये ट्रूस यानी कि लड़ाई जो भी होता है फ्रेजाइल ट्रूस पे, उसको भी नेगोशिएट कराने की कोशिश करते हैं। सो ये मैटर तो करता है, जो बिलीव करते हैं कॉपरेशन पे और जो वीकनेस है उस पर ध्यान नहीं देते। जो जस्टिस है वो लग्जरी नहीं है, बोलते हैं ऑथर, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक तरीके से इंडिस्पेंसिबल सिंबल बन के रहा है, भले परफेक्शन का नहीं बट एक पॉसिबिलिटी का सिंबल बन के रहा है। जैसे कि डैग हैमर जोक्सलेट कहते हैं, मतलब कुछ नाम है हैमर कोल्ट करके, वो कहते हैं कि ये बनाया गया था सो दैट मैनकाइंड को हेवन तो ना मिले बट एटलीस्ट सेव ह्यूमैनिटी मिले, हेल से मतलब कि नर्क से सेव ह्यूमैनिटी मिल सके इन लोगों को, भले हेवन ना मिले। जो यूएन है वो दोनों ही स्टेज और एक्टर का है, मतलब कि जो स्टेज है वो मेंबर स्टेट्स हैं उन लोगों के लिए स्टेट देता है यूनाइटेड नेशंस सारे कंट्रीज़ के लिए, और जो एक्टर्स हैं एक्टर बन जाते हैं यूनाइटेड नेशन जब जिनको एम्पावर किया जाता है सो दैट वो डिफेंड कर सके कॉमन ह्यूमैनिटी को लेकर के। आयरॉनिकली बोलते हैं कि जो एक्टर है वो ब्लेम करते हैं इस के फेलियर्स, जो स्टेज के जो फेलियर्स हैं उसको लेकर के, और ये एक तरीके से अब मार्क करता है 80th एनिवर्सरी। जो इसके चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन गए हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, और जो रेजिलियंट हैं उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, और जो प्रिंसिपल ग्लोबल कॉपरेशन है उसमें और ज़्यादा रेजिलियंसी लाने की ज़रूरत है और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ पे आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।